हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। प्रिंसेस रीबर्थ लव स्टोरी पार्ट 2 चैप्टर 6 घर हमारा घर। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरी प्रिंसेस किसी खानदानी रईस घराने से बिलोंग करती है? अभिमन्यु का सवाल और लियो ने हाँ में सर हिला दिया। हम पता लगवाओ फिर मेरी प्रिंसेस की फैमिली के बारे में, बट मेरी प्रिंसेस तक ये खबर नहीं जाने चाहिए, कोई गॉसिप भी नहीं। और हाँ, घर जाने की अरेंजमेंट करो और लड़कियों को लगने वाले हर एक चीज का इंतजाम मेरे विला के अंदर करो। आई वॉन्ट एवरीथिंग फॉर माई प्रिंसेस, अभिमन्यु ने कहा और लियो को जाने का इशारा किया। वो शौर्या के फैमिली के बारे में पता तो लगवाना चाहता था, लेकिन नहीं चाहता था कि ये न्यूज़ कहीं से भी शौर्या के कानों तक जाए। वो फिलहाल उसे कोई भी उम्मीद नहीं देना चाहता था। प्रिंसेस माय बेबी, एम सो सॉरी कि मैं तुम्हारे साथ पहले नहीं था। बहुत कुछ सहा मैं ना मेरी जन तुमने, बट डोंट वरी, तुम पर हुए हर एक जुल्म का बदला मैं उन लोगों से ले लूंगा। अभिमन्यु शौर्या के कमरे में आ गया था और उसके पास बैठकर उसके सर को सहलाते हुए और उसे अपलक देखते हुए वो दिल ही दिल उससे बातें किया जा रहा था। नींद में भी फिर एक बार शौर्या की बॉडी की थरथराहट हुई। शायद उसके बॉडी को फिर एक बार ड्रग्स की तलब महसूस हुई थी, बट अगले ही पल अभिमन्यु ने उसे अपने बाहों में पकड़ लिया और शौर्या नॉर्मल होने लग गई। बॉस, अरेंजमेंट हो गई है जाने की, लियो का मैसेज आया और अभिमन्यु ने एक नज़र सोई हुई शौर्या को देखा। उसे आराम से अपने बाहों में उठाकर वो उस हॉस्पिटल से बाहर निकल गया और थोड़ी ही देर बाद उनकी कार अभिमन्यु के आलिशान विला के आगे आकर रुक गई। कार रुकने की वजह से शौर्या की नींद खुली। ड्रग्स मेडिसिन का असर उस पर ऐसा हुआ था कि उसे काफी गहरी नींद आ गई थी। आर यू ओके प्रिंसेस? अभिमन्यु ने फिक्र से उसे पूछा। जरा सहम कर ही उठी थी वो नींद से और शौर्या ने उसके तरफ देखा। उसकी आंखें अब भी नींद से भरी थी और चेहरे पर बड़े ही प्यारे एक्सप्रेशन थे और साथ ही में उसके बाल जो जरा से बिखरे हुए थे। हम कहाँ है? शौर्या ने किसी तरह से सवाल किया और अभिमन्यु ने उसके चेहरे को थामकर उसके बाल ठीक किए। घर, हमारे घर, अभिमन्यु ने कहा और शौर्या बस उसे देखती ही रह गई। घर, शौर्या के ओठों पर यह लफ्ज आया और अभिमन्यु ने हाँ में सर हिला दिया। शौर्या अपलक उसके आंखों में देख रही थी। घर, ये वर्ड भले ही उसके लिए नया ना हो, लेकिन उस वर्ड का मीनिंग काफी अहम था उसके लिए, इनफैक्ट उन दोनों शौर्या के लिए भी। वो मासूम सी छोटी सी शौर्या को घर होते हुए भी वहां कभी प्यार नहीं मिला था, लेकिन हर बार शालिनी और उसकी उन बेटियों से ये टोंट उसे जरूर सुनने को मिलते कि उसके वजह से उनका घर उनसे छीन गया। वही वो बहादुर गिनियास शौर्या, वो तो सिर्फ एक गुलाम थी और उसकी पूरी जिंदगी गुलामी में ही बीती थी। सो उसके लिए घर, इस वर्ड के मायने बहुत थे। चले प्रिंसेस, अभिमन्यु ने उसके आगे हाथ बाया और उससे कहा और शौर्या एक बार उसके तरह और उसके बढ़ाए हुए हाथ के तरफ देखती रही गई। एक सवाल करूं? शौर्या ने अपना हाथ उसके हाथों में देने के बजाय उससे पूछा और अभिमन्यु ने हाँ में सर हिला दिया। मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो आप? आखिर क्या रिश्ता है हमारा? मैं आपको जानती नहीं, पहचानती नहीं, फिर भी इतना सब कुछ क्यों? शौर्या ने उसके आंखों में देखते हुए सवाल किया और अभिमन्यु ने फिर एक बार उसके चेहरे को थाम लिया। बिकॉज यू आर माई प्रिंसेस, क्या इतना जवाब काफी है? अभिमन्यु का कहना और शौर्या उसे देखते ही रह गई। नहीं, सिर्फ इतना जवाब उसके लिए काफी नहीं था, लेकिन जिस अंदाज से, जिस तरह से अभिमन्यु ने उससे ये बात कही थी ना, उसे महसूस कर शौर्या बस उसे देखते ही रह गई। उसके अंदर के इमोशन उसके ही समझ से परे थे। कभी भी किसी का प्यार ना मिली हुई वो उस लवेबल अफेक्शन को समझने में जरा अकजोर ही थी, लेकिन कुछ तो ऐसा था जो सदा उसके दिल को छू गया। उसने हाँ में सर हिलाया और उसके हाथ को थमा लिया। वो दोनों कार से उतरे और अभिमन्यु उसे अंदर लेकर जाने लग गया। बहुत बड़ा विला था वो, और उतना ही आलिशान भी। उस विला का आर्किटेक्चर, उसके सामने बना हुआ फाउंटेन, गर्दन, सब कुछ इतना लविश और खूबसूरत था कि शौर्या सब कुछ देखने लग गई। वो जिस आइलैंड पर रहती थी, खूबसूरती में वो भी कुछ कम नहीं था, लेकिन रोमबेर्ट के तरह उससे काम कराने वाले और करने वाले वो उसे वो खूबसूरती जी भर के देखने का कभी मौका ही नहीं मिला था। शौर्या इतनी यूनिक थी और उसमें इतनी स्ट्रेंथ थी को वो लगातार 8 दिनों तक काम करने के बाद भी नहीं थकती थी, और उसके इस खूबी का उन सभी ने बहुत फायदा उठाया था।
सब कुछ देखते हुए उसके कदम धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे थे और हमेशा जल्दबाजी में रहना वाला, तेज स्पीड से चलने वाला अभिमन्यु आज उसके साथ उसके धीमे कदमों से कदम मिलकर चल रहा था। उस विला में काम करने वाले स्टाफ को जब ये पता चला कि उनके यंग मास्टर किसी लड़की को अपने साथ लेकर आए हैं, तो वो एक्साइटमेंट में उसे देखने के लिए आ गए और पहले शौर्या की खूबसूरती से हैरान हुए वो अभिमन्यु के इतने काम एक्सप्रेशन और धीरे चलने से और भी ज्यादा हैरान हो गए। चैप्टर 7 चिका एक एडवांस्ड सिस्टम। वो शौर्या के फैमिली के बारे में पता तो लगवाना चाहता था, लेकिन नहीं चाहता था कि ये न्यूज़ कहीं से भी शौर्या के कानों तक जाए। वो फिलहाल उसे कोई भी उम्मीद नहीं देना चाहता था। प्रिंसेस माय बेबी एम सो सॉरी कि मैं तुम्हारे साथ पहले नहीं था, बहुत कुछ सहा मैं ना मेरी जन तुमने, बट डोंट वरी तुम पर हुए हर एक जुल्म का बदला मैं उन लोगों से ले लूंगा। अभिमन्यु शौर्या के कमरे में आ गया था और उसके पास बैठकर उसके सर को सहलाते हुए और उसे अपलक देखते हुए वो दिल ही दिल उससे बातें किया जा रहा था। नींद में भी फिर एक बार शौर्या की बॉडी की थरथराहट हुई, शायद उसके बॉडी को फिर एक बार ड्रग्स की तलब महसूस हुई थी, बट अगले ही पल अभिमन्यु ने उसे अपने बाहों में पकड़ लिया और शौर्या नॉर्मल होने लग गई। बॉस, अरेंजमेंट हो गई है जाने की, लियो का मैसेज आया और अभिमन्यु ने एक नज़र सोई हुई शौर्या को देखा। उसे आराम से अपने बाहों में उठाकर वो उस हॉस्पिटल से बाहर निकल गया और थोड़ी ही देर बाद उनकी कार अभिमन्यु के आलीशान विला के आगे आकर रुक गई। शौर्या अभी भी सोई हुई ही थी। उससे दिए गए ड्रग्स, उसकी मेडिसिन और उसके जख्म, साथ ही में उसकी कमजोर बॉडी, उस वजह से उसे काफी गहरी नींद में थी। वो अभिमन्यु ने प्यार से उसके चेहरे को देखा और फिर उतने ही प्यार से उसे अपने बाहों में उठाकर वो उस आलिशान विला के अंदर जाने लग गया। विला का पूरा स्टाफ उनके बॉस को हैरानी से आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था लड़कियों से दूर रहने वाला उनका कोल्ड बॉस आज किसी लड़की को उसके बाहों में उठाकर इस तरह से अंदर आ रहा था। उन्हें स्टाफ में से एक मेंबर में जो दिखने में थोड़े एज के लग रहे थे, उन्होंने चुपके से उन दोनों की पिक्चर क्लिक की और किसी की भेज दी और उन दोनों को देखकर मुस्कुरा उठे। अभिमन्यु शौर्या को उसके कमरे में लेकर आ गया और बड़े ही आराम से उसने उसे बेड पर लेटा दिया। उसकी नजरें फिर एक बार शौर्या के चेहरे पर टिक गई। कितना देखा था उसने उससे, लेकिन फिर भी है कि उसका दिल ही नहीं भर रहा था। भला की खूबसूरत थी शौर्या, मगर उसके खूबसूरती से ज्यादा अभिमन्यु को उसकी बहादुरी पसंद आई थी, वो भी इस हद तक कि वो उसका दीवाना हो गया था। ये प्यार, शादी, सब कुछ मेरे बस का नहीं है। ऐसी कोई नहीं है जो इस अभिमन्यु राठौड़ के दिल पर हुक्म चला सके, सो मुझे इन सब मैटर से दूर ही रखिए। क्यों मैं कभी भी किसी भी लड़की को अपने जिंदगी में शामिल नहीं करने वाला हूँ। कितने गुरूर से कहे थे उसने ये लफ्ज उसकी मोम से, जो उससे बार बार शादी करने के लिए या फिर एटलीस्ट किसी को डेट करने के लिए बोल रही थी। और अब देखो, वही रुथलेस किंग अपन में आपको उस लड़की के एक ही झलक में हार बैठा था। माय प्रिंसेस, बस तुम होश में आ जाओ ताकि मैं जल्दी ही तुम्हें अपनी क्वीन बना सकूं। इस अभिमन्यु राठौड़ की क्वीन मिसेस शौर्या। अभिमन्यु राठौड़ कहते ही अभिमन्यु के ओठों पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने अपने ओठ उसके मथे पर टिका दिए। वैसे वो तो उसके ओठों को चूमना चाहता था, लेकिन उसकी हालत देखकर उसे आराम की सबसे ज्यादा जरूरत थी, सो उसने उसे परेशान नहीं किया और अच्छे से कवर करके वो फ्रेश होने चला गया। अपने कमर पर टॉवल लपेटे और दूसरे टॉवल से बाल साफ करते हुए ही वो बाहर आ गया। काश इस वक्त शौर्या होश में होती तो यकीन के साथ उसे ऐसे देखकर फिर से बेहोश हो जाती। कुछ इस कदर लग रहा था अभिमन्यु, उसके 8 पैक एब्स, उसके वो मसल्स, गोरा रंग, जैसे सामने सच में कामदेव आकर खड़े हो। बड़ा ही हैंडसम था वो, और ऐसा ये हैंडसम किंग उसके प्रीसेस के उठने का इंतजार कर रहा था। बार बार आते मैसेज की वजह से अभिमन्यु का ध्यान उसके फोन की तरफ गया। उसके दूसरे असिस्टेंट केविन उसे मैसेज कर रहा था। अभिमन्यु ने सीधे उसे कॉल लगा दी और आगे की बात सुनकर उसे काफी गुस्सा आ गया। एम कमिंग, इतना ही कहा उसने और कॉल कट करके वो रेडी हो गया। व्हाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउजर में वो कमल का लग रहा था। उसने अपना वेस्ट कोट पहना और शौर्या के पास आ गया। प्रिंसेस, आई एम सो सॉरी बच्चा, बट मेरा जाना बहुत जरूरी है, बट आई प्रोमिस मैं कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगा। अभिमन्यु ने धीरे से कहा और उसके बालों को सहलाकर उसके मथे पर ओठ टिका दिए। वो उठा और फिर पीछे मुड़कर उसने शौर्या के ओठों पर धीरे से पाने ओठ रख दिए।
उसके ओठों को स्मूच करके वो बाहर आ गया और हॉस्पिटल से आए ही उसके स्टाफ को कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिए। अभिमन्यु उसके साथ 2 डॉक्टर की टीम और उन्हें असिस्ट करने के लिए एक नर्स को भी लेकर आया था। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि शौर्य को किसी तरह से परेशानी हो, या फिर उसे जब डॉक्टर की जरूरत पड़े तो कोई उसके पास ना हो। उसने जब तक उसकी प्रिंसेस पूरी तरह से ठीक नहीं होती तब तक डॉक्टर की इस टीम को हायर किया था। उन्हें इंस्ट्रक्शन देने के बाद अभिमन्यु वहां से चला गया। योजक चिन्ह। चिका, क्या बाहर की दुनिया सच में बहुत खूबसूरत होती है? शौर्य ने उसके बनाए हुए एक एडवांस टेक्नोलॉजी से सवाल किया। शुरुआती वक्त में तो उससे पता ही नहीं था कि जिस दुनिया में वो जी रही है उसके बाहर भी एक दुनिया है। वो तो क्या वहां मौजूद कईयों को इस बारे में पता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होने लग गई वैसे वैसे उसे समझ में आने लग गया। लेकिन वो किसी के भी खिलाफ नहीं जा सकती थी, सो उसने इस बात को अपने दिल में ही दबा दिया था। लेकिन वहां आए हुए उस शख्स की बातों ने कहीं ना कहीं शौर्य के दिमाग के कहीं ना कहीं ये सवाल तैयार किया था। वो शख्स पहली ही नजर में शौर्य पर अपना दिल हार बैठा था और बस उसे इम्प्रेस करके वो उसका फायदा लेना चाहता था। बट शौर्य ने उसकी वो हालत कर दी कि बिग बॉस का लाडला पोता होने के बावजूद भी वहां उसका मजाक बनकर रह गया। शौर्य उन सब की हुकुम का इक्का थी, सबसे जीनियस थी वो वहां, सो उसे किसी ने कुछ नहीं कहा था और इसी बात का गुस्सा उस शख्स को काफी था। फिर क्या वो उसे बार बार जलील करने लग गया। वो उनकी गुलाम है ये बताने लग गया, मगर साथ ही में वो बाहर की दुनिया के बारे में भी बताता। उसने एक बार कहा था अगर वो उसका प्रपोजल मान लेती तो वो उसे बाहर की खूबसूरत दुनिया में ले जाता, और कहीं ना कहीं ये बात शौर्य के दिमाग में घर कर गई। उसे बाहर की दुनिया देखने की चाहत हुई और उसने एक बेहद ही एडवांस टेक्नोलॉजी, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे न तो कोई हैक कर सकता था और ना ही कोई उसके बारे में पता लगा सकता था, उस टेक्नोलॉजी को क्रिएट किया। बट सबसे बड़ी और मुश्किल बात यह थी कि वो उसे छिपाएंगी कहाँ, और इसीलिए उसने वो सिस्टम उसके अंदर इंस्टॉल कर ली। और जब उसका टेस्ट हुआ तब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सबसे पहले उस आइलैंड की सबसे नज़दीकी एरिया को देखने का सोचा और बाहर की दुनिया का सबसे पहला नाम को उसके कानों में सुनाई दिया था। वो नाम था चिका। तो फिर क्या खुशी से शौर्य ने उस सिस्टम का नाम चिका ही रख दिया और उसके ओठों पर पहली बार स्माइल आ गई। बट 2 ही दिन में उस शख्स ने उसके खिलाफ सबको भड़का दिया और शौर्य को मरना पड़ा। बॉस, बॉस, शौर्य के दिमाग में वो आवाज गूंज रही थी और बेड पर लेटी हुई शौर्य थोड़ा सा कसमसाए। उठ भी जाइए बॉस। फिर एक बार उसके दिमाग में वो आवाज आए और शौर्य धीरे से बोली, चिका। यस यस बॉस, आपने मुझे पहचान लिया, वरना तो मुझे लगा था कि मेरा वापस आकर कोई फायदा ही नहीं हुआ। उस सिस्टम के फीचर्स किसी इंसान के तरह ही थे, उसे शौर्य ने डिजाइन ही उस तरह किया था। वो एक सेल्फ डेवलप सिस्टम थी जो अपने अंदर नए नए अपडेट खुद से ही करती थी। चिका, तुम यहाँ कैसे आ सकती हो? तुम तो मेरे उस बॉडी में थे ना। तो फिर इस बॉडी में? ये तो इम्पॉसिबल है, शौर्य ने कहा और चिका मुंह बनाते ही बोली, आपका रिबर्थ होना भी तो इम्पॉसिबल थिंग है। जब आपका रिबर्थ हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं? चीका ने सवाल किया और शौर्य हैरान होकर रह गई। वैसे भी बॉस, आपको इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता है। कोई बात नहीं, जानती है आप इस दुनिया के बारे में। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपके मेडिसिन, टेक्नोलॉजी और आपके वो मैकेनिज्म, इन सब के अलावा ये दुनिया बहुत अलग है और इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए आपको मेरी जरूरत होगी। सो मैं आ गई, चीका ने एक्साइटेड होते ही कहा और शौर्य के ओठों पर भी बड़ी सी स्माइल आ गई। ये सच था कि उसे यहाँ की चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बहुत अनजान थी वो सबसे, और इसमें उसे चिका का ही एक सहारा था। लेकिन कोई और भी तो था। शौर्य को याद आने लग गया उस रात रास्ते पर किसी का उसकी हेल्प करना, उनकी हुई किस हॉस्पिटल में की वो केयर और उसका प्रिंसेस कहकर पुकारना। सब कुछ याद कर शौर्य के भाव अजीब हो गए और उन भावों को समझकर चिका मुस्कुराए। यू आर इन लव बॉस, आपको लव एट फर्स्ट साइट नहीं, आपको लव एट फर्स्ट किस हुआ है, और जिससे भी हुआ है ना, वो इस दुनिया का रिचेस्ट इंसानों में से एक है जो आगे जाकर आपके बहुत काम आने वाला है। चिका की बात अरु शौर्य को लगा कि उसके गाल जल रहे हैं। उसने हैरानी से नींद में ही उसके गालों को छू लिया। ये क्या हो रहा है मुझे? ये फीलिंग शौर्य को समझ ही नहीं आई कि वो क्या फील कर रही है और चीखा झट से बोली, कुछ नहीं, आप ब्लश कर रही है और इस फीलिंग को शर्म कहते हैं, चिका ने बेशर्मी से कहा और शौर्य की आंखें बड़ी बड़ी हो गई।
लव, किस तरह का लव? तुमने तो कहा था कि प्यार कई तरीके के होते हैं। तो फिर ये किस तरह का प्यार है? शौर्या का सवाल और चिका बोली, वही प्यार जो जिंदगी के सबसे हंसी वक्त में हमें मिलता है और फिर आखिर तक हमारे साथ में रहता है। आपको अब का हमसफर मिल गया है बॉस, चिका का कहना, और शौर्या इतनी शौक हुई कि अपने आंखें खोलकर वो झट से उठकर बैठ गई। आगे क्या होगा और कैसे एडजस्ट कर पाएंगी शौर्या अपने आप को इस दुनिया में जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। चैप्टर 8, अभिमन्यु की शौर्या के लिए केयर। यू आर इन लव बॉस, आपको लव एट फर्स्ट साइट नहीं, आपको लव एट फर्स्ट किस हुआ है, और जिससे भी हुआ है ना, वो इस दुनिया का रिचेस्ट इंसानों में से एक है जो आगे जाकर आपके बहुत काम आने वाला है। चिका की बात अरु शौर्या को लगा कि उसके गाल जल रहे हैं। उसने हैरानी से नींद में ही उसके गालों को छू लिया। ये क्या हो रहा है मुझे? ये फीलिंग शौर्या को समझ ही नहीं आई कि वो क्या फील कर रही है, और चिका झट से बोली, कुछ नहीं, आप ब्लश कर रही है और इस फीलिंग को शर्म कहते हैं, चिका ने बेशर्मी से कहा, और शौर्या की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। लव, किस तरह का लव? तुमने तो कहा था कि प्यार कई तरीके के होते हैं। तो फिर ये किस तरह का प्यार है? शौर्या का सवाल और चिका बोली, वही प्यार जो जिंदगी के सबसे हंसी वक्त में हमें मिलता है और फिर आखिर तक हमारे साथ में रहता है। आपको अब का हमसफर मिल गया है बॉस, चिका का कहना, और शौर्या इतनी शौक हुई कि अपने आंखें खोलकर वो झट से उठकर बैठ गई। मिस, आपको होश आ गया? हम अभी बॉस को इन्फॉर्म करते हैं, उस डॉक्टर ने कहा जिसे शौर्या की सेफ्टी के लिए वहां रखा गया था। बाकी के बचे हुए दोनों डॉक्टर्स ने उसे जल्दी से चेक करने को ले लिया, और वो उसे छू पाते उससे पहले ही शौर्या ने उन्हें हाथ दिखाकर रोक दिया। कौन हो तुम सब, और ये जगह? शौर्या ने अपनी इर्द गिर्द देखा और जरा सतर्क होते हुए ही बोली, मिस, हमें आपके इलाज के लिए बॉस ने हायर किया है। वो 2 दिनों से आपके साथ ही थे, बट उन्हें कंपनी में काफी अर्जेंट काम आ गया, इस वजह से जाना पड़ गया, दूसरी डॉक्टर बोली, और शौर्या उन सबको एक एक करके देखने लग गई। चिका, क्या ये सब मेरे लिए सेफ है? शौर्या ने सवाल किया। हाँ बॉस, ये सब आपके लिए, आपके सेफ्टी के लिए ही है। आपकी बॉडी पर अब भी ड्रग्स का असर है, और मिस्टर अभिमन्यु आपके हेल्थ के बारे में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, सो इसीलिए उन्होंने इन सब को यहाँ हायर किया है। बट इनमें से ये दोनों आपसे जल रही है। आप हो ही इतनी खूबसूरत कि आपको देखकर कोई भी जल जाए। चिका ने जल्दी से उसे इन्फॉर्मेशन दी, और शौर्या जरा सीरियस हो गई। क्या वो भी? आई मीन इनके बॉस मेरी खूबसूरती की वजह से मुझसे अट्रैक्ट हुए हैं? शौर्या के दिमाग में सवाल आया, जिसे उसने पूछ ही लिया। अभिमन्यु का वो सॉफ्ट जेस्चर, उसका वो प्रिंसेस कहना, उसकी किस, और उसकी छुवन से महसूस होती वो सेफ फीलिंग, सब कुछ उसे काफी पसंद आया था। लेकिन इंसानी फितरत और उनका लालच अपने जिंदगी में उसने बहुत अच्छे से फिल किए थे, और वो हवस भरी नजरें। पहली शौर्या भी कुछ कम खूबसूरत नहीं थी, लेकिन इस वाले शौर्या की बात ही अलग थी, और उसे देखकर कोई भी बहक सकता था, सो शौर्या को भी वही लगा। नहीं बॉस, अभिमन्यु राठौड़ इस किस्म का इंसान नहीं है। उन्होंने आज तक किसी भी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखा है, उल्टा लड़कियां ही उनके पीछे भागती है, जिस वजह से वो काफी चिढ़ते हैं लड़कियों से। और मैं 100% श्योर हूँ कि आप उन्हें पसंद आपके लुक के वजह से नहीं, बल्कि आपकी हिम्मत और हौसले की वजह से आए हैं, चिका का कहना, और शौर्या खुश हो गई। मिस शौर्या, क्या आप ठीक है? उस जरा सी उम्र हुए डॉक्टर ने सवाल किया, और शौर्या की नजरें उनके तरफ चली गई। कितनी प्यारी आंखें हैं इनकी। वो डॉक्टर भी एक पल उसके नजरों को देखते ही रह गई, और फिर होश में आकर उसे चेक करने लग गई। क्या आप बेटर फील कर रही है? उस डॉक्टर का सवाल, और शौर्या ने हाँ में सर हिला दिया। वो सच में काफी बेटर फील कर रही थी अब। पहले जब वो होश में आई थी, जब उसे ड्रग्स की तलब महसूस हो रहा थी, वैसा अभी कुछ भी फील नहीं हो रहा था। इनफैक्ट वो काफी एनर्जेटिक फील कर रही थी। वो चिका से कुछ पूछने को हुई, मगर उससे पहले ही चिका बोली, बॉस, मैंने आपको आपका बनाया हुआ वो एंटीडोट दे दिया है, जो हर तरह के ड्रग्स के नशे को बॉडी में से खत्म कर सकता है। साथ ही में मैंने आपको एनर्जी पिल भी दे दी है, चिका का कहना, और शौर्या के ओठों पर छोटी सी स्माइल आ गई। प्रिंसेस, तभी उसके कानों पर वही मैग्नेटिक प्यार भरी आवाज आ गई, और शौर्या ने उस तरफ दे दिया। अभिमन्यु जल्दी से उसके तरफ आ रहा था, और शौर्या उसे देखते ही रह गई। उस जैसा इतना हैंडसम, इतना हॉट इंसान उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, और अगले ही पल उसने अपने आप को किसी की मजबूत बाहों में गिरफ्त पाया।
माय बेबी यू ओके ना सोना। अभिमन्यु का वो प्यार भरा सवाल और शौर्या खोसी गई उसमें। उसने बस इतना ही कहा और उसके बाहों में मिलने वाले सुकून और सेफ फीलिंग को महसूस करने लग गई। प्रिंसेस क्या हुआ? अभिमन्यु ने उसे खोया हुआ महसूस करके सवाल किया और उससे दूर होकर उसके चेहरे को अपने हाथों में थामकर प्यार से बोला, क्या मैं आपको पहले से जानती हूँ? और शौर्या ने उससे सवाल किया। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो उसके पास आने पर ऐसा क्यों फील कर रही है। आखिर क्या है ऐसा जो उसे उसकी तरफ खींच रहा है, उससे जोड़ रहा है? उसने सवाल किया और अभिमन्यु उसके आंखों में देखने लग गया। नहीं, अभिमन्यु का जवाब। और शौर्या बोली, तो फिर आप मुझे प्रिंसेस क्यों कह रहे हो? क्या मैं आपकी प्रिंसेस हूँ? हाँ बेबी, यू आर माई प्रिंसेस एंड अब कोई सवाल नहीं। भूख लगी होंगी ना मेरा बच्चा? तुम फ्रेश होकर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाता हूँ, अभिमन्यु ने प्यार से कहा। जब वो उनकी कैद में थी तब के कुछ दिन और अब के ये 2-3 दिन शौर्या ने कुछ नहीं खाया था, इसीलिए अभिमन्यु ने कहा कि वो उसके सारे सवालों के जवाब बाद में देगा, फिलहाल उसने कुछ खाना ज्यादा जरूरी थी। शौर्या उसे टकमक देखते हुए ही बोली और फिर कुछ याद आकर उसने कहा, मुझे स्वीट खाना है। ये कहते हुए वो इतनी प्यारी लग रही थी कि अभिमन्यु को उस पर बहुत ज्यादा प्यार आ गया। ओह मेरी बच्ची, तुम कितनी प्यारी हो, अभिमन्यु ने उसके गाल पर ओठ टिका कर कहा और शौर्या के गाल फिर से जल उठे। कम, आई विल हेल्प यू, अभिमन्यु ने कहकर उसे अपने बाहों में उठाया और उसे बाथरूम के अंदर छोड़ आया। अकेले मैनेज कर लूंगी या फिर किसी को हेलो के लिए भेज दूं? अभिमन्यु का फिक्र भरा सवाल और शौर्या ने नमे सर हिला दिया। ओके, बट डोर लॉक मत करना, अभिमन्यु ने कहा और फिर धीरे से दरवाजा बंद करके वो बाहर वह खड़ा रह गया। उसने जल्दी से शेफ को हेल्थी मगर टेस्टी खाना बनाने को कहा और स्पेशली स्वीट भी अरेंज करने के लिए बोल दिए। बाथरूम में खड़ी शौर्या का दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। ये सारी फीलिंग उसके लिए नई थी और काफी एक्साइटमेंट पैदा करने वाली भी। उसने किसी तरह अपने आप को संभाला और शीशे में खुद को देखने लग गई। खुद को देखकर वो बड़ी ही हैरान हुई। सच में उसकी खूबसूरती काफी नायाब थी। शौर्या खोसी गई अपने इस नए रूप को देखने में। मिस शौर्या, डोर पर हुई दस्तक से वो होश में आए। कौन? शौर्या ने सवाल किया। मैं जूली, आपके लिए कपड़े लाई हूँ, जूली ने कहा और शौर्या ने थोड़ा सा डोर ओपन करके उस ड्रेस को ले लिया। शावर लेकर वो फ्रेश हुई और उस कॉर्ड सेट को पहन लिया। वो सॉफ्ट सा प्यारा सा पिंक कलर का कॉर्ड सेट बड़ा ही प्यारा था और उतना ही कंफर्टेबल भी। शौर्या के बाहर आते ही अभिमन्यु की नजरें उस पर चली गई और बस उस पर ही ठहर गई। शौर्या ने भी उसे देखा और अभिमन्यु धीरे धीरे करके उसके आस आ गया। उसने शौर्या के आगे कमरे में पहने वाली स्लीपर्स रखी और उसका हाथ थाम कर उसे ड्रेसिंग टेबल के तरफ लेकर आ गया। उसे चेयर पर बिठाकर उसने हेयर ड्रायर लिया और शौर्या के लंबे बालों को सुखाने लग गया। शौर्या की नजरें बस उस पर ही टिक गई। चले प्रिंसेस, अभिमन्यु ने उसके आगे हाथ किया और शौर्या सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखने लग गई। खाना नहीं खाना है क्या मेरे सोना को? अभिमन्यु का नटखट अंदाज और शौर्या के ओठों पर स्माइल आ गई। वो कड़ी हुई ही थी कि अभिमन्यु ने फिर एक बार अपने हाथों के पालखी में उसे उठा लिया और उसमें सवार होकर ही वो नीचे डाइनिंग रूम में आ गई। उसे एक चेयर पर बिठाकर अभिमन्यु उसके पास आकर बैठ गया और उनके आते ही शेफ अलग अलग खाने से भरे हुए बोल लेकर बाहर आ गए। कभी भी पानी का ग्लास खुद से ना लेना वाला वो आज शौर्या को अपने हाथों से खाना सर्व कर रहा था। उसने एक एक कर सभी डिशेस शौर्या को सर्व कर दी और उन सारी डिशेस को शौर्या आंखें फाड़कर देखने लग गई। ये खाना है? उसके दिमाग में सवाल आया और चिका तुरंत बोली, हाँ बॉस, यही खाना होता है। आप जो वहाँ खाती थी वो सिर्फ आपके बॉडी को न्यूट्रिशन देने का सोर्स था, चिका का कहा और शौर्या को वो खाना याद आ गया। बेस्वाद खाना था वो। ना उसमें नमक होता था, ना मिर्च मसाले और ना ही ऑयल। सिर्फ शौर्या ही नहीं, वह जितने भी और उसके जैसे गुलाम थे, उन्हें दिया जाने वाला खाना कम और एक तरफ की मेडिसिन ही होती थी। उन्हें एक्टिव रखने के लिए दी जाती थी। हाँ, कभी कभी अगर उनका काम बहुत अच्छा होता था तो उन्हें स्वीट में हलवा खाने को मिलता, लेकिन वो हलवा हमारे तरह नहीं, बल्कि पानी में सूजी डालकर बॉईल की हुई होती थी और उसमें नाम का गुड़ मिलाया जाता था जिससे उस डिश को स्वीटनेस मिलती थी। और उस स्वीट हलवे को खाने के लिए वहां मौजूद सभी काफी मेहनत करते थे। एक तरह से वो स्वीट रिवॉर्ड नहीं होता था, बल्कि एक तरह का लालच होता था।
जिससे वो सब और भी ज्यादा काम करते थे। क्या हुआ प्रिंसेस? अभिमन्यु ने उससे प्यार से सवाल किया। वो जिस तरह से खाने को देख रही थी, उसे देखकर वो ही जरा कंफ्यूज हो गया था। मैंने इतना अच्छा खाना पहले कभी नहीं देखा था, शौर्या बोली, और उसकी बात सुन अभिमन्यु ही नहीं वहां मौजूद सभी को काफी बुरा लगा। मयंक, अभिमन्यु का दोस्त, के बदबोले स्वभाव की वजह से लगभग विला में शौर्या और उसके घर वालों के बारे में थोड़ी बहुत खबर फैल गई थी। अरु वो सभी उसके बारे में थोड़ा बहुत जान चुके थे। अभिमन्यु को सूझा नहीं कि वो क्या कहे। उसने जब उसी जानकार पढ़ी थी तब उससे पता चला था कि वो सब शौर्या के साथ बहुत ज्यादती करते थे और उसे खाना भी नहीं देते थे। शौर्या जिस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी वहीं मिलने वाले खाने पर गुजारा करती थी। वो पढ़कर उसे बहुत ही बुरा लगा था, लेकिन जिस तरह से अभी शौर्या ने कहा उसे सुनकर उसे तो और भी बुरा लगा। ये लोग खाओ ना प्रिंसेस। अभिमन्यु ने अपने हाथों से एक बाइट उठाया और उसके ओठों के पास लेकर गया। शौर्या ने भी जल्दी से वो खा लिया एंड देन उसकी आंखें बंद हो गई। ये टेस्ट उसने आज तक कभी महसूस नहीं की थी। उसे वो तना पसंद आया कि उसने उससे जल्दी से चबाया और फिर से अपना मुंह खोलकर अभिमन्यु की तरफ आंखों में चमक लाए हुए देखने लग गई। अभिमन्यु ने मुस्कुराकर उसके मुंह में अगला बाइट डाल दिया और शौर्या वो भी जल्दी जल्दी खाने लग गई। उसे ऐसा खाता देखकर अभिमन्यु को बड़ी ही खुशी हो रही थी। लगभग पूरा खाना खिलाने के बाद अभिमन्यु ने स्वीट में से गुलाब जामुन उठाया और शौर्या को खोला दिया और बस उसे खाकर शौर्या के आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ बेबी? अभिमन्यु ने जल्दी से फिक्र से सवाल किया और शौर्या उसके तरफ देखने लग गई। थैंक यू मुझे बचाने के लिए और इतना प्यार करने के लिए। आप कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? शौर्या नम आंखों से बोली और अभिमन्यु ने उसके माथे पर अपने ओठ टिका दिए। नहीं जाऊंगा, कम भी नहीं जाऊंगा, अभिमन्यु का जवाब, और शौर्या जे ओठों पर स्माइल आ गई। चैप्टर 9 मन। क्या हुआ प्रिंसेस? अभिमन्यु ने उससे प्यार से सवाल किया। वो जिस तरह से खाने को देख रही थी, उसे देखकर वो ही जरा कंफ्यूज हो गया था। मैंने इतना अच्छा खाना पहले कभी नहीं देखा था, शौर्या बोली, और उसकी बात सुन अभिमन्यु ही नहीं वहां मौजूद सभी को काफी बुरा लगा। मयंक, अभिमन्यु का दोस्त, के बदबोले स्वभाव की वजह से लगभग विला में शौर्या और उसके घर वालों के बारे में थोड़ी बहुत खबर फैल गई थी। अरु वो सभी उसके बारे में थोड़ा बहुत जान चुके थे। अभिमन्यु को सूझा नहीं कि वो क्या कहे। उसने जब उसी जानकार पढ़ी थी तब उससे पता चला था कि वो सब शौर्या के साथ बहुत ज्यादती करते थे और उसे खाना भी नहीं देते थे। शौर्या जिस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी वहीं मिलने वाले खाने पर गुजारा करती थी। वो पढ़कर उसे बहुत ही बुरा लगा था, लेकिन जिस तरह से अभी शौर्या ने कहा उसे सुनकर उसे तो और भी बुरा लगा। ये लोग खाओ ना प्रिंसेस। अभिमन्यु ने अपने हाथों से एक बाइट उठाया और उसके ओठों के पास लेकर गया। शौर्या ने भी जल्दी से वो खा लिया एंड देन उसकी आंखें बंद हो गई। ये टेस्ट उसने आज तक कभी महसूस नहीं की थी। उसे वो तना पसंद आया कि उसने उससे जल्दी से चबाया और फिर से अपना मुंह खोलकर अभिमन्यु की तरफ आंखों में चमक लाए हुए देखने लग गई। अभिमन्यु ने मुस्कुराकर उसके मुंह में अगला बाइट डाल दिया और शौर्या वो भी जल्दी जल्दी खाने लग गई। उसे ऐसा खाता देखकर अभिमन्यु को बड़ी ही खुशी हो रही थी। लगभग पूरा खाना खिलाने के बाद अभिमन्यु ने स्वीट में से गुलाब जामुन उठाया और शौर्या को खोला दिया और बस उसे खाकर शौर्या के आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ बेबी? अभिमन्यु ने जल्दी से फिक्र से सवाल किया और शौर्या उसके तरफ देखने लग गई। थैंक यू मुझे बचाने के लिए और इतना प्यार करने के लिए। आप कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? शौर्या नम आंखों से बोली और अभिमन्यु ने उसके माथे पर अपने ओठ टिका दिए। नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा, अभिमन्यु का जवाब, और शौर्या खामोश सी उसे देखती ही रह गई। एक सवाल करूं आपसे? शौर्या उसे देखते हुए ही बोली और अभिमन्यु ने हाँ में सर हिला दिया। मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो आप? आखिर क्या रिश्ता है हमारा? मैं आपको जानती नहीं, पहचानती नहीं, फिर भी इतना सब कुछ क्यों? शौर्या ने उसके आंखों में देखते हुए सवाल किया और अभिमन्यु ने फिर एक बार उसके चेहरे को थाम लिया। बिकॉज यू आर माई प्रिंसेस। क्या इतना जवाब काफी है? अभिमन्यु का कहना, और शौर्या उसे देखते ही रह गई। नहीं सिर्फ इतना जवाब उसके लिए काफी नहीं था, लेकिन जिस अंदाज से, जिस तरह से अभिमन्यु ने उससे ये बात कही थी ना,
उसे महसूस कर शौर्या बस उसे देखते ही रह गई। उसके अंदर के इमोशन उसके ही समझ से परे थे। कभी भी किसी का प्यार ना मिली हुई वो उस लवेबल अफेक्शन को समझने में जरा कमजोर ही थी, लेकिन कुछ तो ऐसा था जो सीधा उसके दिल को छू गया। एम यूर प्रिंसेस? शौर्या का सवाल करने जैसा टोन और अभिमन्यु ने हाँ में सर हिला दिया। यस यू आर माई प्रिंसेस, माई फ्यूचर क्वीन, अभिमन्यु का जवाब, और शौर्या मुस्कुरा उठी। कम मैं तुम्हें हमारा घर दिखता हूँ। अभिमन्यु का अभी खाना हो चुका था तो उसने उसके आगे हाथ करके कहा और शौर्या बिना कुछ कहे उसके साथ उठ गई। अभिमन्यु उसे बेसिन के पास लेकर गया। उसने पहले उसके हाथ धोए और फिर अपने हाथ धोकर उसके हाथों को साफ करने लग गया। शौर्या बिना कुछ कहे सिर्फ उसे ही देखे जा रही थी। उसकी ये छोटी छोटी हरकतें और उसका ये हमारा घर कहना शौर्या के दिल के अंदर तक जा बसा था। आगे का वक्त घर देखने में ही बीत गया। काफी सुंदर विला था अभिमन्यु का। फर्स्ट फ्लोर पर कुछ रूम्स, किचन और लिविंग रूम था, तो वही सेकंड फ्लोर पर गेस्ट रूम थे। बाकी का थर्ड फ्लोर पूरा उसका ही था। उसका कमरा, जिम, स्टडी, स्विमिंग एरिया और बाकी के 4-5 कमरे खाली थे। लेकिन वहां उस फ्लोर पर जाने की इजाजत ज्यादातर स्टाफ को नहीं थी। गिने चुने ही लोग वहां जाते थे। उस फ्लोर को देखने बाद वो विला के बैक साइड आ गए और वह का स्विमिंग पूल शौर्या देखते ही रह गई। वो पार्टी के लिए तैयार किया हुआ एरिया था, लेकिन ये बात अलग थी कि आज तक इस विला में उसके मॉम, डैड और 1-2 फ्रेंड्स के अलावा और कोई भी नहीं आए थे, और ना ही उसने कभी यहाँ उसके घर में कोई पार्टी होस्ट की थी। शौर्या की नजरें अब भी स्विमिंग पूल पर ही थी और उतने में अभिमन्यु का कॉल रिंग हुआ। प्रिंसेस अर्जेंट कॉल है, बस 5 मिनट। हाँ, अभिमन्यु ने उससे जाने की इजाजत मांगी और शौर्या ने हाँ में सर हिला दिया। अभिमन्यु वहां से दूर गया और उसने कॉल उठा ली। शौर्या अब भी पानी की तरफ ही देख रही थी। पानी काफी पसंद था उससे। ना पाने नहीं, समझना पसंद था उसे, बहुत ज्यादा पसंद। उसकी ऊंची ऊंची उठती लहरें, उन लहरों की आवाज, समंदर का शांत रूप, और जब उसने भवंडर आता था वो रूप। वो ये कहना हर्ज नहीं होगा कि शौर्या पूरी तरह से समंदर के प्यार में थी और पानी के अंदर डीप डीप जाना उसे काफी पसंद था। अब भी जब उसने पानी को देखा तो वह अपने आप को नहीं रोक पाए और वो आराम से पानी में उतर गई। उस पूल का पानी काफी गहरा था, लेकिन जितना गहरा था उतना ही साफ भी था। ब्लू कलर के उस पूल के अंतिम छोर को तक के देखा जा सकता था और उसकी उसी खोली में शौर्या धीरे धीरे करके जा रही थी। अभिमन्यु ने बात करे हुए ही शौर्या के साइड को देखा और जब वो नहीं दिखी तो वो पैनिक हो गया। उसने कॉल कट कर दी और जल्दी से उस तरफ आ गया। उसने पूल में झांक कर देखा तो शौर्या आराम से पानी के तल में बैठी हुई थी और उसके चेहरे से वो बहुत ही शांत नजर आ रही थी। सच कहे तो अभिमन्यु जालिद से पानी के अंदर जाना चाहता था और उससे बाहर निकलना चाहता था। उसके जख्म अभी भी पूरी तरह से भरे ही नहीं थे। में भी ज्यादा पानी की कांटेक्ट से वह इन्फेक्शन हो जाता। इसी वजह से वो पानी में से उसे बाहर निकालने के लिए कूदने ही वाला था कि शौर्या के चेहरे पर उसे सुकून भरे, खुशी भरे भाव दिखाई दिए और वो वही खड़ा रहा। शौर्या पानी के अंदर 22 सेकंड से थी। अभिमन्यु का ध्यान था उस पर और उस हिसाब से वो अच्छे से जानता था कि वो कब से पानी में है। फिर आगे कुछ और सेकंड्स बीते। 30 सेकंड्स, 40 सेकंड्स, 50 सेकंड्स, 1 मिनट एंड 10 सेकंड्स। जैसे जैसे एक आगे बीत रहा था वैसे वैसे अभिमन्यु की दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। वो पानी में कूदना चाहता था, शौर्या को भर नुकलाना चाहता था, लेकिन शौर्या के चेहरे पर के भाव से ऐसा करने से रोक रहे थे। बट अब अभिमन्यु से रहा ही नहीं गया। शौर्या को पाने में जाकर 1 मिनट और 32 सेकंड्स हो गए थे और अभिमन्यु पानी में जंप करने ही वाला था कि शौर्या उससे ऊपर आते ही दिखाई दी और ऊपर आकर उसने एक लंबी सांस ली और साथ ही में उसके ओठों पर बड़ी वाली स्माइल भी आ गई। तैरते ही वो अभिमन्यु के पास आए और अभिमन्यु ने उसके आगे हाथ कर दिया। उसे बाहर निकला कर अभिमन्यु ने तुरंत उसे अपना कोट पहनाया और अगले ही पल शौर्या उसके गले लग गई। मैं कब से ये करना चाहती थी। मुझे स्विमिंग बहुत पसंद है मान। थैंक यू, आपके वजह से मैं ये कर पाई, शौर्या ने खुश होकर कहा और अपने खुशी में उसने अभिमन्यु को मन कहकर पुकारा और बस अभिमन्यु के ओठों पर भी बड़ी वाली स्माइल आ गई। चैप्टर 10। क्या आपको अब मैं पसंद नहीं हूँ? शौर्या पानी के अंदर 22 सेकंड से थी। अभिमन्यु का ध्यान था उस पर और उस हिसाब से वो अच्छे से जानता था कि वो कब से पानी में है। फिर आगे कुछ और सेकंड्स बीते। 30 सेकंड्स, 40 सेकंड्स, 50 सेकंड्स, 1 मिनट एंड 10 सेकंड्स।
जैसे जैसे एक एक सेकंड आगे बीत रहा था वैसे वैसे अभिमन्यु की दिल की धड़कनें बती जा रही थी। वो पानी में कूदना चाहता था, शौर्या को बाहर निकालना चाहता था, लेकिन शौर्या के चेहरे पर के भावों से ऐसा करने से रोक रहे थे। बट अब अभिमन्यु से रहा ही नहीं गया। शौर्या को पाने में जाकर 1 मिनट और 32 सेकंड्स हो गए थे और अभिमन्यु पानी में जंप करने ही वाला था कि शौर्या उससे ऊपर आते ही दिखाई दी और ऊपर आकर उसने एक लंबी सांस ली और साथ ही में उसके ओठों पर बड़ी वाली स्माइल भी आ गई। तैरते हुए ही वो अभिमन्यु के पास आए और अभिमन्यु ने उसके आगे हाथ कर दिया। उसे बाहर निकालकर अभिमन्यु ने तुरंत उसे अपना कोट पहनाया और अगले ही पल शौर्या उसके गले लग गई। मैं कब से ये करना चाहती थी, मुझे स्विमिंग बहुत पसंद है मान, थैंक यू, आपके वजह से मैं ये कर पाई, शौर्या ने खुश होकर कहा और अपने खुशी में उसने अभिमन्यु को मन कहकर पुकारा और बस अभिमन्यु के ओठों पर भी बड़ी वाली स्माइल आ गई। मुझे खुशी हुई ये जानकर कि तुम्हें खुशी मिली, लेकिन नेक्स्ट टाइम हमारे फ्लो पर बने हुए स्विमिंग पूल में स्विम करना। यहाँ नहीं। हाँ प्रिंसेस। अभिमन्यु खुश तो था लेकिन उसके साथ वो थोड़ा पजेसिव भी हो गया। और क्यों ना होता। पानी से बाहर निकली हुई शौर्या की खूबसूरती इस कदम नूर दे रही थी कि उसकी तो क्या किसी की भी नजरें उस पर से हट नहीं पाती, और भीगने की वजह से उसके बॉडी को चिपके हुए उसके कपड़े, उफ कितने परफेक्ट कव थे उसके बॉडी के, जिसे देखकर किसी भी लड़के का दिल बहक जाता। और अभिमन्यु को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि कोई उसे ऐसे देखे, सो उसने यहाँ के बजे उसे उसके पर्सनल पूल में स्विम करने को कहा और उसे अपने बाहों में उठाकर वो ऊपर उनके कमरे की तरफ बढ़ गया। अभिमन्यु ने दसीधे उसे उसके लिए तैयार किए हुए वॉकिंग वार्डरोब में लेकर आ गया, जहां उसने शौर्या के लिए हर टॉप ब्रांड के कपड़े, एक्सेसरीज, शूज, पर्स और हर वक्त वो लड़कियों की जरूरत की चीजें रखी हुई थी। उसने अपने हाथों से शौर्या को एक ड्रेस दिया और चेंज करके आने को कहकर वो बाहर चला गया। शौर्या भी चेंज करके आ गई और फिर उसने उससे ड्रेसिंग टेबल के पास लाकर बिठा दिया और उसके बाल फिर से ड्रायर से सुखाने लग गया। उस ड्रेसिंग टेबल पर भी उसने उसके मेकअप की और स्किन केयर के लिए हर एक प्रोडक्ट रखे हुए थे, किसी भी चीज की कमी नहीं राखी हुई थी अभिमन्यु ने उसके लिए। उसके बाल सूखते ही अभिमन्यु ने पहले उसके हाथ की ड्रेसिंग चेंज की। वो एक बहुत ही काबिल डॉक्टर था, सो उसने सब कुछ परफेक्टली बिना उसे कोई भी तकलीफ हुए कर दिया। अच्छे से ड्रेसिंग होने के बाद अभिमन्यु ने उसकी मेडिसिन उसे दी और फिर उसे अपने बाहों में उठाकर वो बेड पर ले आया, उसे लेटाकर और अच्छे से ब्लैंकेट से कवर के वो भी उसके पास लेट गया। और तभी उसे कुछ याद आ गया। वो उठा और एक तरफ चला गया और यहाँ उसे दूर जाता हुआ देखकर शौर्या का मुंह बन गया। प्रिंसेस को पसंद नहीं आया उसके प्रिंस को दूर जाता हुआ देखना। अभिमन्यु उसके साथ बॉडी लोशन, लिप बाम और मॉइस्चराइजर लेकर आ गया। शौर्या उठकर बैठ गई और अभिमन्यु में मॉइस्चराइजर अपने हाथों पर लिया और आराम से शौर्या के खूबसूरत चेहरे पर अप्लाई किया। उसके बाद बॉडी लोशन लेकर उसके हाथ को धीरे धीरे लगाने लग गया। उसके पैरों के पास बैठकर अभिमन्यु ने उसके पैर को अपने हाथ ले लिया और उसके वो गोर खूबसूरत पैर देखकर उसकी नीयत जो पहले से ही बिगड़ी हुई थी वो और बिगड़ गई, मगर उसके बावजूद भी उसने अच्छे से लोशन उसके पैर पर लगा दिया। फिर आखिर में लिप बाम उसके ओठों पर अप्लाई करके उसने उसके सॉफ्ट सॉफ्ट ओठों को और भी सॉफ्ट बनाया। सो आओ। अब अभिमन्यु ने उसके माथे पर ओठ टिका दिए और उसका सो जाओ सुनकर शौर्या का मुंह बन गया। अब न बोलकर भी उसे उसके किस करने की आदत हो गई थी और उसके ओठ तो उसके इतने करीब थी, इतने ज्यादा, सिर्फ कुछ इंचेस की दूरी पर, एंड उसने उसे किस नहीं किया। शौर्या को बुरा ही लगा और गुस्सा भी आ गया। उसने मुंह बनाया और लेट गई बेड पर और अभिमन्यु उसे ब्लैंकेट से कवर कर पाता उससे पहले ही उसने ब्लैंकेट अपने ऊपर ले ली और खुद को कवर कर दिया। अभिमन्यु भी पूरा सामान उसके सही जगह पर रखकर आ गया और उसका लैपटॉप लेकर बैठ गया। बहुत जरूरी काम करना था उसे फिलहाल और वो उसी के काम में लग गया। अभिमन्यु एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन और साथ ही में एक बहुत ही काबिल डॉक्टर भी था, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी खुद की एक हॉस्पिटल की काफी बड़ी चेन थी। वो सारे के सारे हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल थे और उन हॉस्पिटल में की जो भी बड़ी बड़ी मशीन्स आती थी वो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी सिम्फोसिस के तरफ से आती थी। बात पिछले 3 दिनों में वहां शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उनके तरफ से एक भी ऑर्डर डिलीवर नहीं हुई थी और सिर्फ अभिमन्यु के हॉस्पिटल को ही नहीं,
बल्कि दूसरे हॉस्पिटल्स को भी, और इसी के साथ साथ उसी कंपनी के तरफ से जो मेडिसिन भी आते थे वो भी डिलीवर नहीं हो रहे थे। अचानक से ये ऐसा होना, सब काफी कंफ्यूज थे और साथ ही में मुश्किल में भी, क्योंकि उन मशीन्स पर, उन मेडिसिन पर उनके हॉस्पिटल के पेशेंट की हेल्थ डिपेंड थी। अभिमन्यु भी उसी मुसीबत में उलझा हुआ था, इस बात से अनजान कि उन कंपनी के साथ क्या हुआ है। एक्चुअल में सिम्फोसिस कंपनी कहाँ है ये बात किसी को भी पता नहीं थी। किसी आइलैंड पर बसी हुई थी वो कंपनी, और उसके दूसरे ब्रांचेस भी पूरे वर्ल्ड में 5 आइलैंड पर थे। वहीं से उनका बिजनेस वर्क होता था। बट अंदर से खबर आ रही थी कि उन सभी आइलैंड पर एक साथ हमला हुआ है और उनकी हर एक इंफॉर्मेशन, यहाँ तक कि उनके लैब में तक के एजी लग गई और उनका सारा डाटा, सारा टायर मटेरियल, सब कुछ जलकर राख हो गया। कब, क्या और कैसे हुआ ये किसी को पता नहीं था। इनफैक्ट ये न्यूज़ भी अभी तक न्यूज़ चैनल पर टेलीकास्ट नहीं हुई थी, बट टॉप बिजनेस अथॉरिटी के पास ये न्यूज़ आई थी और अभिमन्यु भी उस अथॉरिटी में शामिल था। इस न्यूज़ वो भी हैरान हो गया था। वो तक कि सिम्फोसिस का एक पुराना कस्टमर था, साथ ही में वो भी उस साइंटिस्ट के पूरे टीम को काफ़ी अप्रिशिएट भी करता था। उनके मेडिकल इक्विपमेंट्स, सारी मशीन्स और दवाई सच में पेशेंट के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी, और ऐसी कंपनी का रातों रात नामो निशान मिटना उसे जरा सी टेंशन वाली ही बात थी। अभिमन्यु यही सोच रहा था कि आखिर कौन हो सकता है जिसके वजह से वो कंपनी लगभग खत्म ही हो गई। बात वो कहा जानता था, उसका जवाब उसके सामने ही है और आराम से बेड पर सोया हुआ है। शौर्या ही सिप्नोसिस की में साइंटिस्ट थी। उसी ने वो मेडिकल इक्विपमेंट्स और वो सारी मेडिसिन्स बनाई थी, और जब उसके साथ वो सब कुछ हुआ तब उसने गुस्से में सब कुछ खत्म कर दिया। किसी के पास भी अब कोई डाटा नहीं बचा था। वो डाटा जहां जहां सेव था वहां से डिलीट हो गया था। उसके अंत के वक्त उसने उसके बनाए हुए हर एक चीज का भी अंत कर दिया, वो भी बुरी तरह से। अब उन सारी चीजों को कोई भी नहीं बना सकता था और ना ही उसे कोई कॉपी कर सकता था। उन मशीन्स का मैकेनिज्म इतना हार्ड और क्रिटिकल था कि किसी को समझ नहीं आता था, और वो मेडिसिन भी, उनमें काफी रेयर हर्ब्स थे जिस वजह से उन्हें भी आसानी से बनाया नहीं जा सकता था। अभिमन्यु काफी देर उसी के बारे में सर्च करता रहा, और जब उसे कोई भी सबूत नहीं मिला सो उसने उस काम को छोड़ दिया और उसके काम में लग गया। इस बीच शौर्या की नींद भी अच्छे से हो गई थी और वो आगे क्या करना है यही बात चिका के साथ डिस्कस कर रही थी। भले ही उसके पास अभिमन्यु था, लेकिन वो उसका गलत यूज नहीं करना चाहती थी। उसे जल्द से जल्द अपना कुछ काम स्टार्ट करना था जिस वजह से उसके पास भी इनकम सोर्स हो और वो किसी पर डिपेंड ना रह सके। सब कुछ डिसाइड करने के बाद शौर्या ने अपने आंखें खोली और उसकी नजरें सामने के सोफे पर बैठकर काम करते ही अभिमन्यु पर गई। ब्लैक ट्रैक पेंट और बालकक सैंडो पहना हुआ वो सोफे पर बैठा हुआ था और सामने रखे लैपटॉप पर उसकी उंगलियां तेजी से चल रही थी। वैसे तो वो जब भी उसके कमरे में होता तब वो शर्टलेस ही रहता था, लेकिन उसकी प्रिंसेस भी यहाँ थी, सो वो अक्सर उससे ऑकवर्ड कर सकता था। सो उसने सैंडो पहनी हुई थी और कसम से वो ब्लैक सैंडो उसके गोरे बदन पर ऐसे दिख रही थी कि किसी की भी नजरें उस पर से हट ही नहीं पाती कि वो पहले से ही कमल की बॉडी और भी कमाल की दिख रही थी। मेसी हेयर उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे तो वही उसके ओठों लगातार कुछ पड़ते हुए हिल रहे थे। उन सेक्सी ओठों को देखकर तो शौर्या को उनकी किस याद आ गई और उसके ओठ सूखने लग गए। उसके हाथों के मसल्स और लैपटॉप पर तेजी से चलती हुई उंगलियां। शौर्या तो खो ही गई थी उसे देखने में, और फिर अभिमन्यु का उसकी केयर करना, उसे पैम्पर करना, उसे प्रिंसेस बोलना। हाय उसके गाल जो शर्म से जल उठे और वो शर्मा कर ब्लैंकेट में छिप गई। अभिमन्यु भले ही काम में बिजी था, लेकिन उसकी एक नज़र शौर्या पर ही बसी हुई थी और उसका यूं से देखना फिर शर्माना, हाय अभिमन्यु का दिल भी खुशी से उछल पड़ा। वो उसके पास जाना चाहता था और उसे बहुत बहुत प्यार करना चाहता था, मगर हाय रे ये काम करना जरूरी था। सो अभिमन्यु ने किसी तरह से खुद कंट्रोल किया और उसके काम में बिजी हो गया। शौर्या को भी फिर से नींद लग गई। लगभग रात के वक्त ही उसकी नींद खुली और अभिमन्यु ने इस बार भी उसे उतने ही प्यार से डिनर करवा दिया, उसकी केयर कर, उसके साथ एक छोटी सी वॉक कर उसने फिर एक बार उसे मेडिसिन और उसका नाइट स्किन केयर रूटीन करवाकर अभिमन्यु ने उसे बेड पर सुला दिया और वहां से उठने को ही हुआ था कि शौर्या ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। वो आज सुबह से एक बार भी उसके करीब नहीं आया था और ना ही उसने उसे किस की थी, और शौर्या उसको इस वजह से अब बुरा लग रहा था। मिलकर उन्हें इतना सा ही तो वक्त हुआ था, बट इतने से वक्त में ही उसे उससे काफी लगाव हो गया था।
और वो उसके बिना रह नहीं पा रही थी। शौर्या की आंखें भर के आ गई। हे बच्चा, माय बेबी कप, क्या हुआ मेरे प्रिंसेस को? क्या कहीं दर्द हो रहा है? अभिमन्यु ने फिक्र से सवाल किया और उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। क्या आपको अब मैं पसंद नहीं हूँ? शौर्या ने इमोशनल होकर सवाल किया और उसकी उन्हरी आंखों में आंसुओं की बूंदें छाने लग गई। नहीं बच्चू, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम मुझे बहुत पसंद हो, सबसे ज्यादा तुम पसंद हो मुझे। आफ्टर ऑल यू आर माई प्रिंसेस। अभिमन्यु उसे समझाते हुए उसके सर को कडल करते ही बोला और शौर्या ने अपने ओठ बाहर निकाल दिए। तो आप मुझे किस क्यों नहीं कर रहे हैं? शौर्या का सवाल और अभिमन्यु के ओठों पर बड़ी वाली स्माइल आ गई। सो मेरे बेबी को किस चाहिए? अभिमन्यु ने शरारती लहजे में सवाल किया और शौर्या की अनकहे हंस से झुक गई। ओ मेरा सुपर क्यूट बच्चा, मेरी गुड़िया, तुम कितनी ज्यादा प्यारी हो। अभिमन्यु प्यार से बोला और उसने झुककर उसके गुलाबी नाजुक ओठों को अपने ओठों में भर लिया और उन्हें जी भर के चूमने लग गया। शौर्या भी उसका पूरा पूरा साथ दे रही थी और आगे के ना जाने कितने वक्त वो आपस में उलझे रहे। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।